अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का वेबिनार जो है बेसिकली टोकनाइजेशन पे है एंड हमारे साथ डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद उमर रफ़ीक हैं। पहले मैं इनका तारुफ करवा दूंगी आप लोगों से एंड देन वील आस्क ब्रदर फाहद कि वो मबरूक को इंट्रोड्यूस करें आप सबसे। सबसे पहले तारुफ डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद उमर रफ़ीक का, जो इस वक्त मबरूक में एक रिसर्च एनालिस्ट हैं एंड ये हमारे साथ पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं। आप मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और इस्लामी फाइनेंस एक तजुर्बाबार शरिया मशीर भी हैं। डॉक्टर रफ़ी ने यूनिवर्सिटी ऑफ मलाय से पीएचडी की डिग्री हासिल की है और ताइफ डिजिटल इंस्टीट्यूट में लीड ट्रेनर भी हैं। उन्होंने कई फतवे लिखे हैं और कई कंपनीज के साथ शरिया ऑडिट भी किया है। वेलकम डॉक्टर उमर, आपके क्या हालात हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं ब्रदर फाहद से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक बेसिक मबरूक का इंट्रोडक्शन दें आप लोगों को, ताकि सबको पता चले कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे करना क्या चाह रहे हैं अपनी मुस्लिम कौम के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सॉरी, मैं जैसे एक मीटिंग से निकला हूँ, तो अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट टर्न ऑन माय कैमरा। बट अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह एवरीवन। छोटा सा इंट्रोडक्शन मबरूक का ये है कि हम लोग ये देख रहे हैं कि शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट दुनिया में उसके एवेन्यूज बहुत कम है, और अगर हैं तो वो बहुत या तो इनफॉर्मल है या वो एज अ साइड बिजनेस है। मबरूक जो है वो ये करना चाह रहा है कि हम लोग एक मोमेंटम में कॉज के लिए काम कर रहे हैं, और वो ये करेगी सिंपली कि हम जितने भी रियल वर्ल्ड एसेट हैं, जैसे कि प्रॉपर्टीज हो गई, एग्री फार्मिंग हो गई, एनर्जी सेक्टर हो गया, ऐसी चीजें जिसमें एक आम इंसान जो है, जो कि एक तबका है जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, इन्वेस्ट नहीं कर पाती और सोच नहीं पाती, हम उसको इस तरह टोकनाइज करें, उसके डिजिटल शेयर्स ऐसे बनाएं कि वो 5,000 रुपए, 1,000 रुपए, 100 रुपए से भी इवन इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सके, और वो एक सेफ हो, शरिया कंप्लाइंट हो और सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट हो। ये एक विजन मबरूक का है, और पाकिस्तान के हवाले से हम बहुत सारी चीजें यहाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैं इनफैक्ट पाकिस्तान ही आया हुआ हूँ, और पाकिस्तान में कुछ मीटिंग्स मेरी यहाँ पर एक्सपर्ट से हो रही है कि हम मबरूक को पाकिस्तान में कैसे रोल आउट कर सकते हैं। तो दैट्स द विजन बिहाइंड द मबरूक। थैंक यू वेरी मच। अब मैं माइक डॉक्टर मुफ्ती उमर के देती हूँ एंड ये आप लोगों को बताएंगे व्हाट इज शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट या फिर टोकनाइजेशन, जो अभी ब्रदर फहद ने बात करी जिस चीज के बारे में, ताकि आप लोगों को पता चले कि टोकनाइजेशन होता क्या है एंड इज इट शरिया कंप्लाइंट है भी या नहीं है। बिकॉज आजकल जो है बड़ी कंफ्यूजन चली हुई है लोगों के दिमाग में कि ब्लॉकचेन टोकनाइजेशन क्या शरिया कंप्लाइंट है भी या नहीं है। सो डॉक्टर उमर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल मुस्तफ़ा। हमारा जो आज का टॉपिक है वो शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट थ्रू टोकनाइजेशन। हमने इसका जो टाइटल रखा है, काफ़ी डिस्कशंस के बाद वो हमने इसको सेट किया। बेसिकली इट्स मोर ऑफ अ स्टार्टिंग अ जर्नी। ठीक है, तो ये हमारा आज का वेबिनार है। इसके बाद इंशाल्लाह और भी कई इस टॉपिक पर वेबिनार्स होते रहेंगे। इसमें हम इस जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और ऐसा होगा इंशाल्लाह कि अगर आप इन सारे वेबिनार्स को फॉलो करते रहें तो इट विल बिकम अ कोर्स इटसेल्फ, जिसके अंदर आप एक कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन ले सकेंगे कि शरिया कंप्लाइंट टोकनाइजेशन क्या होती है, और कैसे एक्सेसिबल है हमारे लिए, और तीसरी बात कि इसमें कौन सा पोटेंशियल है हमारे लिए, मुसलमानों के लिए स्पेशली, कि हम इसके थ्रू अपनी फाइनेंशियल कम्युनिटी डेवलप कर सकते हैं। तो आई मोहम्मद उमर रफ़ीक, जैसे मेरा इंट्रोडक्शन शॉर्टली जो है वो डॉक्टर अरीबा ने आपके सामने रखा भी है। तो इस इंडस्ट्री से गोया मेरा अपना ताल्लुक जो है वो इट्स अराउंड 7 इयर्स। इसके अलावा मुख्तलिफ जगह एडवाइजरी कंसल्टिंग के रोल्स हैं, जिसकी बेसिस पर एक इंडस्ट्री की के जो नशे व फराज हैं, जो उसके चैलेंजेस हैं, जो उसकी अपॉर्चुनिटीज हैं, उस पर काम करने का मौका रहता है। अच्छा, उन सारी चीज़ों में एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और फ्रॉम कम्युनिटी एंड सोसाइटी परस्पेक्टिव वो बहुत रेलिवेंट है, वो ये है कि व्हाट इज देयर फॉर
पुअर पर्सन फॉर अ मिडिल क्लास पर्सन इन इस्लामिक फाइनेंस। ठीक है, पूरी इस्लामिक फाइनेंस इंडस्ट्री में गरीब आदमी के लिए, एक मुतवस्सित तबके के शख्स के लिए क्या चीज़ है और कैसे वो उसको फायदा पहुंचा सकती है। और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे पूछा जाता है, बहुत सारे लोग इसको एड्रेस करते हैं। बाज दफ़ा बैंक्स भी अपने तौर पर ये कोशिश करते हैं, या वो अ, इसकी कोशिश करते हैं कि वो इसको प्रूव कर सकें कि जी वी आर एटलीस्ट डूइंग समथिंग, कुछ ना कुछ मेजर्स उन्होंने लिए हैं इससे रिलेटेड। लेकिन पॉइंट ये है कि देर आर मोर पुअर पर्सन देन मिडिल क्लास, एंड देर आर मोर मिडिल क्लास पर्सन देन रिच पीपल। और ये जो 80% ऑफ आवर सोसाइटी है, जो 70% ऑफ आवर सोसाइटी है, उसके लिए उसकी एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज, उसके फ्रैक्शनैलिटी के इश्यूज, उसका जो क्योंकि वो बहुत सारे लोग हैं और बहुत थोड़े थोड़े पैसे हर एक के पास हैं, तो ये इश्यूज कैसे रिजॉल्व होंगे और उसमें क्या हो सकता है। तो इस बड़े से क्वेश्चन का एक छोटा सा आंसर ये है कि द आंसर इज टेक्नोलॉजी। अगर हम अच्छी इंटेंशंस के साथ टेक की तरफ मूव करते हैं और टेक के थ्रू अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और हम बहुत सारी चीज़ों में एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं सोसाइटी में, एक मिडिल क्लास आदमी के लिए, एक पुअर पर्सन के लिए। तो मैं आज का जो यही जो मैंने आज एक समरी आपके सामने प्रेजेंट की, आज का हमारा जो वेबिनार है वो बेसिकली इसी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए है। इसी पर हम थोड़ी सी बात करेंगे कि हाउ और व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड विद रिस्पेक्ट टू टोकनाइजेशन। तो आज का जो हमारा सेशन है उसके अंदर हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस करेंगे कि जी व्हाट व्हेन वी से शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट्स, तो इसका मतलब है क्या। टोकनाइजेशन को समझने की कोशिश करेंगे, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, और इसके अंदर हमारे पास क्या पोटेंशियल्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, कुछ एग्जांपल्स पे डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक इट्स 1 आवर और इंशाल्लाह अच्छे तरीके से ये कवर हो जाएगा। तो नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट पॉइंट। और ये किसी भी हमारे इस किस्म के वेबिनार का फर्स्ट टॉपिक होना चाहिए कि हम पहले इसको एग्री करें। वो है शरिया कंप्लाइंट फाइनेंसिंग। ठीक है, इसमें हम ये एग्री करेंगे कि हमारा कोई भी काम, फाइनेंसिंग तो हमारी जिंदगी का एक पार्ट है, हमारे बिजनेसेस का एक पार्ट है, लेकिन हमारी जिंदगी का कोई भी काम वो शरिया कंप्लाइंट होने के अलावा नहीं हो सकता। लिहाजा हमेशा हमें जो है वो शरिया कंप्लाइंस के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना है। अब उसमें बहुत पहला रूल, बहुत बेसिक रूल इज द प्रोहिबिशन ऑफ रिबा। हमारी कोई ट्रांजेक्शन रिबा बेस्ड नहीं होनी चाहिए, और अगर खुदा ना खास्ता कोई है तो फिर इससे हमें बचना है। इसके लिए ज़ाहिर है इस बात को समझना है कि रिबा कहते किसे हैं, और बहुत बेसिक सी डेफिनेशन, ये एक अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप होनी चाहिए हर एक आम मुसलमान शख्स को भी, वो ये है कि अगर वो कोई लोन की ट्रांजेक्शन करता है, चाहे वो किसी बैंक से करता हो चाहे किसी बैंक के अलावा से कर रहा हो, लेकिन अगर लोन की ट्रांजेक्शन है तो वो उस पर कोई ना प्रॉफिट दे सकता है ना वो कोई प्रॉफिट ले सकता है। तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एडिशनल प्रॉफिट जो वो एग्री करता है और कंडीशन करता है अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और फिर वो लेता है, तो ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन जो है वो रिबा को प्रोड्यूस करती है और वो इम्परमिसिबल है। और हम सबको मालूम है कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों से ऐलान जंग किया है जो लोग रिबा को बुरा समझने के बावजूद भी छोड़ नहीं रहे। पहले अल्लाह ताला ने रिबा की जो शनाअत है, जो रिबा की बुराई है, उसको बयान किया, और उसके बाद आखिर में ये फरमाया कि अगर तुम इसको नहीं छोड़ते तो फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। तो इतना बुरा काम होने के बावजूद पता नहीं क्यों आज तक हम किसी न किसी पार्ट के हवाले से हमारा कुछ ना कुछ हिस्सा इसमें इन्वॉल्व हो जाता है मुसलमानों का। बहुत ज्यादा फिक्र की चीज है, बहुत ज्यादा डरने की चीज है और बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। अल्लाह ताला हमें इसकी जो इंटेंसिटी है उसको समझने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी चीज जिसका खत्म होना जरूरी है इस्लाम फाइनेंसिंग में से, वो है गलत स्पेक्यूलेशन। और हमारी कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसी हो जिसके अंदर गरर इन्वॉल्व हो, एक्सेसिव अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व हो, और हमको ट्रांजेक्शन तो कर रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी है, एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारे यहाँ बाज दफा एक ट्रांजेक्शन होती है सरप्राइज बॉक्स
₹1000 का ये बॉक्स है, आप इसको खरीदें। नो वन नोज के इसमें क्या है, वो आपको क्लू भी नहीं देंगे और वो आपको कोई कैप्स भी नहीं बताएंगे। हो सकता है खाली भी हो सकता है इसमें कोई ₹1 लाख की चीज भी हो। आप इसको खरीदें, आपने वो पेमेंट की और आपने वो डब्बा लिया, उसको खोला, कुछ नहीं मिला, कोई चीज मिली, मोबाइल फोन मिला, वगैरह वगैरह। तो इसमें इस ट्रांजेक्शन में गलत मौजूद था और ये ट्रांजेक्शन करना जायज नहीं था, और इसकी वजह से दोनों करने वालों को गुनाह मिले। ऐसी कोई एम्बिगस ट्रांजेक्शन हमारी नहीं होनी चाहिए, और अगर खुदा ना खास्ता है तो हमें उसको खत्म करना जरूरी है। अच्छा, तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है जिसपे जिसको हमें छोड़ना जरूरी है, वो किसी भी किस्म की हराम एक्टिविटी। गैम्बलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाज दफा मैंने खुद देखा कि हमारे यहाँ गैम्बलिंग एप्स लॉन्च हुई और वो प्रोमोट होना शुरू हुई, उसकी एडवर्टाइजिंग हो रही है। तो ये मुस्लिम माशरे में नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोगों को एग्जैक्टली पता भी नहीं चल रहा कि वो किस चीज की एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, किस चीज की एडवर्टाइजिंग करने में खुद शामिल हो रहे हैं। तो इसकी इंटेंसिटी को समझना, और चाहे टेक्नोलॉजी के थ्रू ये गलत चीजें आए, हमें इनको रोकना जरूरी होगा। हम जब भी इस्लामिक फाइनेंसिंग होगी हमेशा रिस्क शेयरिंग मॉडल पर होगी, लिहाजा हमें जो मॉडल एडवाइस करना होगा, चाहे हम टोकनाइजेशन की तरफ भी जाएंगे तो वहाँ रिस्क शेयरिंग होगी। एज ए इन्वेस्टर हैज टू बियर अ लॉस। और बहुत सारी एडवाइजरी के केसेस में हमारे सामने ये आया कि वो एक साहब ने एक दूसरे साहब को इन्वेस्टमेंट की तो इवेंचुअली लॉस हुआ कुछ। तो जब लॉस हुआ तो उस आदमी ने कहा कि भाई मेरे तो चूंकि लॉस हो गया, इसलिए मैं आपकी जो पूरे पैसे थे वो नहीं लौटा पाऊंगा। तो वो उन साहब ने कहा कि भाई मुझे नहीं पता, मेरा तो इन्वेस्टमेंट थी, तो जो मैंने पैसे आपको दिए थे, मैंने जितने दिए थे मुझे तो उतने चाहिए कम से कम, अगर आपको लॉस भी हुआ है तो। इस किस्म की कंडीशन लगाना, कैपिटल को गारंटी करना, जिसकी वजह से लॉस की पॉसिबिलिटी ही खत्म हो जाए, ये नॉन कंप्लाइंट है और इससे बचना जरूरी है। और हमारे यहाँ बहुत दफा जो हमारी वन टू वन बहुत सारी लैंडिंग, बोरोइंग या इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, वो उसके अंदर रिस्क शेयरिंग नहीं हो रही होती है। तो हमें एक प्रोसेस डिजाइन करना होगा जिसके अंदर हम बेसिकली बहुत गौर से इस पूरे सिस्टम को स्क्रूटनाइज करें और स्क्रीन करें कि भाई कोई इम्परमिसिबल चीज इसमें इन्वॉल्व ना हो। लिहाजा हमें बेसिकली बहुत सारे लेवल्स पे स्क्रीनिंग डिजाइन करनी होगी। जैसे कि स्टॉक मार्केट में स्क्रीनिंग क्राइटेरियाज डेवलप हुए, उसमें पाकिस्तान के अंदर केएमआई इंडेक्स डेवलप हुआ और ऑल शरिया इंडेक्स डेवलप हुआ, और जो रेशोज की बेसिस पर और स्क्रीनिंग करके ये बताता है कि इन स्टॉक्स के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो दूसरी चीज जो इससे पता चली वो ये है कि इट्स नॉट अबाउट द कॉन्सेप्ट ओनली बट द एग्जीक्यूशन एज वेल। तो हमें ये तय करना होगा और इसके लिए प्रोसेस डिजाइन करने होंगे, और इसके लिए आम आदमी के लिए वो चीज बहुत एक्सेसिबल, रेडी टू यूज बनानी होगी, ताकि वो ट्रस्ट के साथ कि भाई जो मैं काम कर रहा हूँ वो कंप्लाइंट है। नंबर टू, सिंपल। इसलिए कि एक प्रॉब्लम जो हमारी सोसाइटी का है वो ये कि वो कॉम्प्लिकेटेड चीजों में फंस जाती है, और बहुत दफा हमारे यहाँ जो सॉल्यूशंस लाए जाते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिसकी वजह से एक आम आदमी उसमें इन्वॉल्व भी नहीं हो पा रहा होता। तो चीज़ों को सिंपल रखना होगा, और सिंपल करने के लिए हमें रिगरस होमवर्क करना होगा। जब वो रिगरस होमवर्क हो जाएगा तो चीज़ें उनके लिए हलवा बन जाएंगी, और उसको वो ज़ाहिर है आसानी से कंज्यूम कर पाएंगे इंशाल्लाह। तो ये मेरी पहली स्लाइड है। और अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो तो आप क्वेश्चंस जो है ना वो चैट में भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आखिर में मैं थोड़े से क्वेश्चंस को ले लूं, ताकि इस 1 घंटे के वेबिनार में हम कुछ कंटेंट और कुछ क्वेश्चंस को कवर कर सकें इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो हमारा सेकंड टॉपिक, और वो ये है कि जी टोकनाइजेशन क्या है। टोकन का वर्ड हमने पहले सुना है, बल्कि हमने यूं देखा है कि टोकन जो है वो किसी चीज का टोकन होता है, लिहाजा राइट्स का टोकन होता है। हमारे यहाँ बच्चे जब पार्क जाते हैं तो कहते हैं पहले टोकन खरीदो, और टोकन खरीदने के बाद यू हैव द राइट टू यूज दैट राइड। और फिर आप जो है ना वो जाते हैं, अपना टोकन उसको देते हैं, वो कहते हैं ठीक है आप बैठ जाएं, फिर आपको एक राइड दिलाता है, उसमें बड़ा मजा आता है। तो जब हम टोकनाइजेशन की यहाँ बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, मैं ये डेफिनेशन जो हमने डिलॉइट से एक्सट्रैक्ट किया है उसको पढ़ता भी हूँ। It is the process of converting ownership rights or an asset into a digital token on a blockchain। जब हम इस स्फेयर में बात कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि ये किसी चीज के राइट्स को या उस एसेट की ओनरशिप को, ओनरशिप का जो राइट है, उसके मालिक होने का जो हक है, उस हक को और उसकी मिल्कियत को उस इस हमारी जो अरबिक
टर्मिनोलॉजी है उसके अंदर इसके लिए वर्ड यूज होता है मुशा। मुशा का मतलब है अनडिवाइडेड शेयर। तो अनडिवाइडेड शेयर इन दैट एसेट उसका राइट है। मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ आपको। एक साहब का इंतकाल हुआ, उनके 11 बेटे थे और उनकी एक गाड़ी थी, उनके पास सिर्फ एक ही गाड़ी थी, ठीक है। और या एक घर था, या एक गाड़ी और एक घर था। अब जब उनका इंतकाल हो गया तो उनकी मीरास में जब वो चीजें डिस्ट्रीब्यूट होंगी, तो डिस्ट्रीब्यूशन से पहले पहले 11 भाइयों की मिल्कियत उसमें आ चुकी है और वो सब लोग अनडिवाइडेड इक्वल शेयर के पार्टनर्स हैं। और इक्वल शेयर के पार्टनर होने की वजह से उनके इक्वल राइट्स हैं। लिहाजा ये नहीं हो सकता कि 10 आदमी मशवरा करके उसको बेच दें या 10 आदमी मशवरा करके उसके अंदर कोई तसर्रुफ करें और 11वें भाई से इजाजत ही ना लें। और अगर वो ऐसा करेंगे तो ये नाजायज होगा और गुनाह होगा और बेसिकली वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी उनका तसर्रुफ, इसलिए कि जो एक मालिक था इन्होंने उसकी परमिशन ही उसमें नहीं दी। तो आपका क्या ख्याल है कि अगर ये 11 ओनर्स के बजाय 1100 ओनर्स हो जाए और 1100 ओनर्स के बजाय अगर 11,000 ओनर्स हो जाए तो ये कैसे होगा? तो ये टेक के थ्रू पॉसिबल होगा। और 11,000 के बजाय 11 लाख और 11 लाख के बजाय 11 अरब, 11 मिलियन और 11 बिलियन ओनर्स क्या किसी एक छोटे से एसेट के, एक छोटे से प्लॉट के हो सकते हैं? फ्रॉम शरिया पॉइंट ऑफ व्यू यस, फ्रॉम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू यस, एंड फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू यस। तो ये सारी चीजें अब पॉसिबल हुई हैं। और ठीक है, उनका जो शेयर होगा वो 0.00001% शेयर होगा, लेकिन उस शेयर की वजह से उनका एक राइट होगा। उसको प्रैक्टिकली कैसे रन करेंगे, ये प्लेटफॉर्म का काम है कि वो उसको उस पर हेल्प करे, उस पर काम करे। लेकिन अ, ये जो पॉसिबिलिटी जो है वो टेक की वजह से पॉसिबल है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये टोकन डिजिटल होते हैं, लिहाजा आपके हाथ में कोई पर्ची नहीं होगी कि जिसको आप दिखा सकें, बल्कि डिजिटली आपके पास रिसिप्ट होंगी जिसकी बेसिस पे आपका राइट है और वो राइट आप जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, इवन उसको सेल आउट कर सकते हैं सेकेंडरी मार्केट में भी। उसको आप दोबारा से बेच सकते हैं, इसलिए कि वो रिप्रेजेंट करता है किसी एसेट को और वो एसेट सेलेबल है, तो इस वजह से आप वो टोकन जो है वो मार्केट में सेल कर सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यहाँ क्या करती है, इस पे थोड़ी सी आगे मैं डिटेल और बात करूंगा। ब्लॉकचेन एक क्या है, तो ब्लॉकचेन असल में एक टूल है, एक टेक्नोलॉजी है और जो कमाल का एक टूल है जो डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। तो आप में से क्या ख्याल है कि अगर वही 11 आदमी जो जो मालिक बने थे अपने वालिद साहब की मीरास का, तो एक आदमी अगर दूसरे आदमी को अपना कोई पार्ट बेच देता है, ठीक है, तो बाकी लोगों को तो पता भी नहीं है, ये तो उन दोनों ने आपस में ट्रांजेक्शन की। जबकि चूंकि वो पार्टनर्स हैं, लिहाजा अ, अगर ये कोई सेल की ट्रांजेक्शन होती है, पार्टनरशिप के शेयर की ट्रांजेक्शन होती है, तो उनकी नॉलेज में होना जरूरी है। तो अब ये जो नॉलेज है ये तो किसी को पता ही नहीं चली। तो व्हाट इफ कि ये सब लोग अपने अपने पास एक लेजर मेंटेन करते हैं और अपने पास लिखते हैं कि किसने कब अपना कौन सा शेयर या अपने शेयर का कितना परसेंट किसको सेल आउट कर दिया। तो अगर ये सेल आउट करेंगे और दूसरों को पता चल जाए और फौरन पता चल जाए और ये सेंट्रलाइज ना हो कि एक जगह पर सारा डेटा है, वहां से ये सबको शेयर हो रहा है, बल्कि ये डेटा ऑटो अपडेटेड हो और डिसेंट्रलाइज हो, लोगों के पास ये खुद ब खुद पता चल रहा हो और सब लोगों के पास ये जिसकी वजह से ब्लॉकचेन जो है ना वो उसमें ये कैपेसिटी भी है कि उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, उसको खराब नहीं कर सकता, इसलिए कि जैसे ही डेटा खराब होगा तो फौरन सब लोगों का जो डेटा है वो खराब हो जाएगा, जिसका क्लियर मतलब ये होगा कि किसी ने इस लेजर को छेड़ने की कोशिश की। और अगर वो उसने ये जो भी काम किया वो अपने राइट के अंदर रहते हुए किया, तो जाहिर है कि वो उसने अगर अपना शेयर सेल किया है तो ये उसका राइट है और वो ये कर सकता है। तो अब ये दो बेसिक चीजें हैं इसके अंदर, एक तो ये टोकन्स जो है वो डिजिटल होंगे और दूसरे इसके अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होगी, जो टेक्नोलॉजी की वजह से इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टर्स भी हम मैनेज कर पाएंगे। आई होप कि ये जो टोकनाइजेशन का सिंपल कॉन्सेप्ट है ये कुछ क्लियर हुआ होगा। और ये जो ओनरशिप है, जो बेसिकली अगर हम शरिया पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये शिरकत है सबके दरमियान और हर एक शरीक है, लिहाजा हर एक के राइट्स हैं और हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उन राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना और उसको अदा करना सबकी जिम्मेदारी है। और अगर यही सारा काम बहुत बड़े कैनवस पे होना शुरू हो और बहुत ज्यादा लोग उसको एक्सरसाइज कर रहे हों, तो टेक्नोलॉजी के बगैर वो मैनेज नहीं होगा। तो ये टोकन्स हैं जो बेसिकली किसी एसेट में चल रहे होंगे
और क्या आपका क्या ख्याल है कि अगर इस किस्म के एसेट्स जो है ना वो 1,000 हो या 10,000 हो, तो कितने सारे एसेट्स हैं इस वक्त हमारे पास, उनकी हम इस हवाले से टोकनाइजेशन कर सकते हैं। छोटे एसेट्स भी हो सकते हैं, बड़े एसेट्स भी हो सकते हैं, इवन कोई हमारा बिजनेस भी हो सकता है जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अब फायदा क्या होगा इन टोकन रखने वालों को? दो तरह के फायदे होंगे, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज में होता है। या तो इनका कैपिटल गेन होगा, यानी इन्होंने जब शेयर खरीदा था तो उस वक्त तो 10,000 का था, लेकिन चूंकि मार्केट वैल्यू उसकी बढ़ गई और उसके करीब रोड अच्छा आ गया, वो रोड फेसिंग हो गया, या किसी भी वजह से मार्केट वैल्यू उसकी बढ़ गई, अप्रिशिएट हो गई, तो फिर उसका जो अपने एसेट की वैल्यू है वो मार्केट में बढ़ जाएगी। अब वो जैसे ही सेल आउट करेगा तो उसको ज्यादा पैसे मिल जाएंगे और कैपिटल गेन हो जाएगा। नंबर टू जो ऑप्शन होगा वो ये कि इसमें इसको डिविडेंड भी मिल सकता है, इसलिए कि वो खुद तो उसका यूज ऑफ रक्त यूज नहीं कर पा रहा, इसलिए कि एक छोटी सी जगह है, 11 लाख आदमी तो उसको यूज नहीं कर सकते, तो जो भी आदमी यूज कर रहा होगा वो उसके बिहाफ पर या तो रेंट पे कर रहा होगा, या अगर बिजनेस है तो वो कोई ना कोई प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो अगर वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है बिजनेस वेंचर, तो वो प्रॉफिट फिर सारे के सारे ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा, लिहाजा एक डिविडेंड की पेमेंट भी सब तक पहुंचेगी। तो एक पीरियोडिकल पेमेंट है और इसके अंदर एक सेल के वक्त की, एग्जिट के वक्त की पेमेंट है। ये दोनों फायदे उसको मिल सकते हैं। और आपने देखा कि जब हम इतने मैसिव लोगों की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब जाहिर है ये है कि ये गरीब लोगों को और मिडिल क्लास को फायदा यूं पहुंचा सकता है। आगे चलते हैं, मेरे ख्याल है हमारे पास और चीजें भी देखने की हैं। स्पेशली मैंने इस स्लाइड के अंदर इसको फोकस किया है कि कुछ नंबर्स सामने आ जाए। ठीक है, तो टोकनाइजेशन की इस वक्त जो इंडस्ट्री है, एक रिसोर्स के मुताबिक वो 2022 के अंदर 2.2 बिलियन की थी, और 2027 में वो कोई 7.8 बिलियन पे प्रोजेक्टेड है, तो यहाँ तक पहुंचेगी और तकरीबन कोई 30% का इंक्रीज होगा। तो अगर ये 27 में इतना आगे तक जाएगी, 7.8 बिलियन डॉलर्स तक, तो फिर इसका मतलब है कि लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, उसके अंदर पैसे आएंगे, और वो पैसे अगर हमारे परस्पेक्टिव से बात करें तो ज़ाहिर है शरिया कंप्लाइंट होने चाहिए। एक और नंबर ये है कि 2024, इसकी एक रिसर्च ये बताती है कि सिक्योरिटीज टोकनाइजेशन मार्केट हैज सीन ओवर 6 बिलियन वर्थ ऑफ एसेट टोकनाइज्ड। जो एसेट्स हैं जो मार्केट में टोकनाइज किए गए हैं, जिनके टोकन्स बनाकर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी हो चुके हैं, वो उनकी वर्थ कोई 6 बिलियन डॉलर्स की है। और रियल एस्टेट के जो टोकन हैं, यानी देखें जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, प्लॉट जो है उसकी भी टोकनाइजेशन हो सकती है, बिजनेस की भी टोकनाइजेशन हो सकती है, और इसके अलावा कोई एसेट है, मिसाल के तौर पे कोई बहुत महंगी गाड़ी है रोल्स रॉयस की, उसकी भी टोकनाइजेशन हो सकती है। वो रेंटल पे चलेगी और रेंटल पे चढ़ने के बाद वो रेंटल जनरेट करेगी और सब लोगों को उससे फायदा होगा। तो जो सिर्फ रियल एस्टेट के जो टोकन्स हैं वो कोई 3.5 बिलियन डॉलर्स के। फाइनेंशियल सर्विसेज में भी ये आगे आए हैं। ठीक है, अगर आपको ये जो जो मैंने कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा है अगर ये क्लियर हो गया हो, तो इससे ये बात भी समझ आएगी कि हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी जो बैंक्स वगैरह हैं, वो भी टोकनाइजेशन को बहरहाल ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? तो बेसिकली वो सिक्योरिटीज को टोकनाइज करते हैं। अभी हम उसकी कंप्लायंस पे बात नहीं कर रहे हैं कि वो शरिया कंप्लायंट है या नहीं, लेकिन अभी बात यह है कि मार्केट इस वक्त जो है वो 5 बिलियन डॉलर को 2023 में टच कर चुकी थी, फाइनेंशियल सर्विसेज सिक्योरिटीज। और 2026 में 4.2 बिलियन की बात हुई। ग्लोबल रिसर्च ये कहती है कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं, और उसमें 60,000 रजिस्टर्ड यूजर्स ऑलरेडी हैं, यानी 60,000 लोग हैं जो इस पे काम ऑलरेडी कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। इस्लामिक फाइनेंस में ये कैसे होगा? ये तो ठीक है दुनिया भर में हो रहा है, लेकिन इस्लामिक फाइनेंस में अगर ये होगा और अगर जो है ना वो हम इसको शरिया कंप्लाइंट इसके सॉल्यूशंस प्रिपेयर करने की बात करेंगे, तो फिर हमें एसेट बैक्ड टोकन्स की बात करनी होगी। हमारे टोकन्स कभी भी जो है वो अकाउंट रिसीवेबल बेस्ड पे नहीं हो सकते। हमारे जो अम, जितने भी टोकन्स हैं वो कभी भी किसी सिर्फ और सिर्फ इनटेंजिबल एसेट की बेस पे नहीं होंगे, बल्कि उसके लिए टेंजिबल एसेट और शरिया कंप्लाइंट एसेट चाहिए होगा। लिहाजा कभी ऐसा नहीं होगा कि एक कोई बार का बिजनेस है और वो उसकी टोकनाइजेशन हो रही है, बल्कि हमेशा ये एसेट बैक्ड होगा। नंबर टू, इसके अंदर दूसरा ऑप्शन ये होगा, और दूसरा जो इसका जुज है वो ये होगा कि वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, ताकि क्लियर हो हर एक इन्वेस्टर को कि मेरे पास क्या है
दूसरों के पास कितना है, और मैं अगर कोई चीज लेता हूँ तो उसका इम्पैक्ट मेरे लेजर पे क्या आ रहा है और दूसरों के लेजर पे क्या आ रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर मैं कोई चीज खरीदूंगा तो वो मेरे पास आ जाएगी, दूसरे के पास से कम हो जाएगी। तो ये जो इम्पैक्ट है ये ब्लॉकचेन के थ्रू इंश्योर होता है। इससे ट्रांसपेरेंसी डेवलप होती है, और जो एक अनसर्टेनिटी वाला पॉइंट है, या उसको मैं ज्यादा आसानी में कहूँ तो मिस कम्युनिकेशन ऑफ डेटा का पॉइंट है, वो खत्म हो जाता है। लिक्विडिटी इसमें ज्यादा आसान इस वजह से है कि आप मार्केट में उसको सेल आउट कर सकते हैं, जैसे सेकेंडरी मार्केट है। तो जैसे ही प्राइमरी मार्केट में कोई चीज आएगी और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होगी, उसके फौरन बाद ही वो सेकेंडरी मार्केट में अवेलेबल होगा, और वो सेल आउट, लिहाजा आपने आज खरीदा, आपके पास पोजीशन आ गया, तसर्रुफ का हक आ गया, तो उसके बाद आप उसको आगे भी बेच सकते हैं, लिहाजा ये लिक्विड होगा। और इसमें ये नहीं होगा कि जी पैसे डाल दिए तो अब निकल नहीं सकते। लिहाजा इसके अंदर बैक एंड लोड जो होता है, यानी जिसका मतलब ये है कि जब वो जाएगा ये फंड छोड़ के या ये एसेट छोड़ के, तो उसको कोई पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ेगी कि भाई आप क्यों जा रहे हैं और आपकी वजह से इतना लॉस हो रहा है, बल्कि कोई लॉस नहीं हो रहा होगा, वो एसेट अपनी जगह मौजूद होगा। हाँ, ये बात जरूरी होगी कि अगर सेकेंडरी मार्केट को खड़ा करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिनको खुद उसकी जो लिक्विडिटी उसको मेंटेन रखना होगा, ताकि जो कस्टमर्स हैं उनका जो एतमाद है और ट्रस्ट है वो बाकी रहे। इतनी बात करने के बाद एक क्वेश्चन जो है ना वो मोस्ट प्रोबेबली लिसनर्स के जहनों में आता है, और वो शायद ये है कि भाई ये तो हमें कुछ क्रिप्टो करेंसी जैसा लग रहा है, या ये ब्लॉकचेन का वर्ड तो हमने क्रिप्टो करेंसी के साथ सुना था या बिटकॉइन के साथ सुना था, तो ये तो शायद वही चीज है, उसी की बात हो रही है। तो उसका आंसर ये है कि उसकी बात बिल्कुल भी नहीं हो रही। क्रिप्टो करेंसी इज ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ब्लॉकचेन बेसिकली ऐसा है जैसे कोई कहे कि भाई आपको अम, मेहरान पसंद है या आपको जो है वो जहाज पसंद है। तो भाई दोनों का कंपैरिजन बनता नहीं है ना, दोनों बिल्कुल अलग अलग किस्म की चीजें हैं। तो क्रिप्टो करेंसी इज अ करेंसी, ठीक है, इट इज अ डिजिटल करेंसी और वर्चुअल करेंसी। करेंसी का काम क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे इस्तेमाल होती है, स्टोर ऑफ वैल्यूज का काम है। जिस तरह मार्केट में बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है, ठीक है, जिसके ऊपर शेयर स्कॉलर्स के अपने अपने ओपिनियंस हैं। लेकिन यहाँ जिस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो सिक्योरिटी टोकन्स की बात कर रहे हैं। सिक्योरिटी टोकन का मतलब ये है कि टेंजिबल एसेट के टोकन्स या टेंजिबल कमोडिटीज के टोकन्स और उसकी फ्रैक्शनल ओनरशिप विद ट्रांसपेरेंसी ऑफ डेटा, के ब्लॉकचेन की मदद से हमें ये पता हो कि किसके पास कौन सी चीज कितनी है। ये वाला जो डिस्कशन है, ये वाला जो सिक्योरिटी टोकन बेस्ड है, इसका क्रिप्टो करेंसी से ताल्लुक नहीं। हाँ, मार्केट में क्रिप्टो करेंसी का नाम ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा उसकी बातचीत है, ज्यादा लोग उस पे बात करते हैं, ज्यादा इवन उसके उस प्रॉस एंड कॉन्स पे ज्यादा बात होती है, लेकिन ये जो टोकनाइजेशन है, ये सिक्योरिटी की टोकनाइजेशन है, इस पे ज्यादा बात नहीं हो पाती। और इसी वजह से हमने आज इसके ऊपर कुछ डिस्कशन किया। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि जो क्रिप्टो करेंसी इज डिफरेंट थिंग, और टोकनाइजेशन ऑफ एसेट्स ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। ठीक है, फायदा क्या है इसका जी, क्यों इसकी तरफ आप लोग जा रहे हैं और आपको इसमें मिलेगा क्या? तो सबसे पहली चीज जो मिलेगी वो एक्सेसिबिलिटी। जैसे मैंने शुरू में बात की कि जी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो किसी के फायदे की हो सकती हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो एक्सेसिबल नहीं है। अच्छा, चलें ऐसा करते हैं, हम कुछ हैंड रेज हुए हैं, मैं उनसे क्वेश्चन ले लेता हूँ। वो कोई कुछ कहना चाह रहे हैं, सदाकत साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर आपके लिए विजिबल है तो आप बताइए क्या कह रहे हैं, आई एम लिसनिंग। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी मुझे एक क्वेश्चन जरा क्लियर करना है आपसे कि ये जो एक्चुअल एसेट जो इसकी टोकनाइज है, एसेट बैक है और शरिया कंप्लाइंट एसेट होगा, तो ये एक्चुअल फिजिकली कौन मेंटेन करेगा? डिजिटली तो ब्लॉक चेन और इसमें मेंटेन होगी, फिजिकल एसेट्स कहाँ होंगे, कौन ठीक है, इसको कंट्रोल करेगा, अच्छा, उसकी तो क्या आपके है? क्वेश्चन, जी आपके क्वेश्चन का आंसर ये है
जो प्लेटफॉर्म है ना, फॉर एग्जांपल जैसे फहद भाई ने इनिशियली कुछ डिस्कशन किया मबरूक के हवाले से, तो फॉर एग्जांपल मबरूक विल बी द प्लेटफॉर्म जो कि उस फिजिकल एसेट को मेंटेन कर रहा होगा, और मेंटेन करने की मिसाल के तौर पे उसमें मेंटेनेंस भी है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं तमाम ओनर्स के बिहाफ पर, और उसकी जो पेमेंट्स हैं, जो डिविडेंड पेमेंट्स हैं, रेंटल पेमेंट्स हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारे काम एक प्लेटफॉर्म कर रहा होगा, और वो प्लेटफॉर्म उसकी एक फी चार्ज कर रहा होगा। और शरिया कंप्लाइंस पे बात करें तो वो वकाला बेस्ड काम करेगा उनके बिहाफ पर, और उसकी बेसिस पर वो उन लोगों से इन नॉर्मल केसेस जो एसेट्स हैं, एसेट वाले हैं, उनसे एक फी चार्ज कर रहा होगा। क्लियर है? एक्चुअल एसेट होगा कहीं भी किसी यस यस कंट्रोल यस। में, ऐसा नहीं है वो जो लंदन मेटल मार्केट है वो सिर्फ पेपर के ऊपर कंट्रोल होता है, एसेट पीछे होते ही नहीं है, सिर्फ वेरी गुड। ब्रोकर खेल रहे होते हैं सारे कि भाई ये जो है उनके पास कमोडिटीज हैं और उस गोदाम में रखी हुई है, उस कंट्री में रखी हुई है, लेकिन एक्चुअल एग्जिस्टेंस होती नहीं है, पेपर वर्क भी होता है ना। इसको बिल्कुल कौन आपने इंश्योर करेगा कि ये पेपर वर्क ना बने और हम्म, सही टोकनाइजेशन हो, सही कंट्रोल हो, और उस पे जो भी है शरिया कंप्लायंस सर्टिफिकेट एक सही वाली जो एडवाइजरी फर्म है या मुफ्ती रिकग्नाइज मुफ्ती है वो उसकी शरिया कंप्लायंस का सर्टिफिकेशन दे, ये सब अच्छा प्रोसेस में हो। बिल्कुल ऐसा ही है, आपका क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट है। जो कमोडिटी मार्केट जो है, कमोडिटी मार्केट के अंदर अगर किसी की स्क्रीन पे कोई चीज नजर आ रही है, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, और बात केसेस में ऐसा होता है कि वो सिर्फ स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है, बेसिकली आप के लिए वो एक्सेसिबल किसी भी लेवल पे नहीं होता, और बेसिकली वो शायद बैकएंड पे वो चीज होती भी नहीं। लेकिन जिस टोकनाइजेशन की हम यहाँ बात कर रहे हैं, उस टोकनाइजेशन के अंदर ये उसकी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है कि टेंजिबिलिटी और फिजिकली उसका वहां होना जरूरी है, और इन चीजों को इंश्योर करने के लिए उस प्लेटफॉर्म का अपना शरिया बोर्ड होगा, और हाँ, मबरूक का एक डिटेल्ड शरिया बोर्ड है जिसके अंदर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज शरिया स्कॉलर्स हैं जो इसको ओवरसी भी कर रहे होंगे। अगर हम जैसे मिसाल के तौर पे एक एसेट से 10 एसेट की तरफ जाते हैं, तो उन 10 के 10 एसेट्स की टेंजिबिलिटी, उनकी एग्जिस्टेंस, और साथ में उनकी एक्चुअल जो रेम्यूनरेशन है, इसमें बड़ा सिंपल सी बात है कि क्या मार्केट में इसमें लॉस भी हो सकता है। लिहाजा खुदा ना खास्ता लेट सपोज कि अगर वो जो एसेट है वो डी वैल्यू हो जाता है, किसी वजह से डिप्रिशिएट होता है, या तो फिर उसका इम्पैक्ट इन एनी केस जो इन्वेस्टर है उसके ऊपर भी आएगा। अब ये प्लेटफॉर्म का काम है, और प्लेटफॉर्म की एक्सपर्टीज है कि वो एसेट्स को ऐसे मैनेज करे कि वो डिप्रिशिएट होने से पहले पहले सेल आउट हो जाए और डिस्पोज ऑफ हो जाए, ताकि लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है वो पॉजिटिव हो और वो सिक्योर हो। लेकिन अगर इन केसेस के अंदर डिप्रिशिएट होती है वैल्यू और अप्रिशिएट नहीं होती किसी भी रीजन से, तो फिर उसका इम्पैक्ट इन्वेस्टर पर भी आएगा, जिससे ये बात क्लियरली पता चलती है कि ये एसेट्स ना सिर्फ ये कि फिजिकली अवेलेबल होंगे, बल्कि रीचेबल भी होंगे, और उसके अंदर प्लेटफॉर्म ने ये कोशिश की है कि वो जो एक्चुअल चीज है उसकी एक्सेसिबिलिटी मैक्सिमम लेवल पे लोगों को दे, जिसमें वो जाकर एग्जैक्टली देख सके कि भाई ये वाला घर है, जो इंटरनेट पे भी उसकी पिक्चर्स और जो उसकी रियल सिचुएशन है वो उन तक पहुंचाई जा एक्चुअल सके। ठीक है जी, तो ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू कंटिन्यू जी। करें, आगे चलेंगे, अच्छा जी, टाइम मैं कम है आपके पास। जी हाँ, मैं यहाँ तक पहुंचा था कि शरिया कंप्लाइंट टोकनाइजेशन के फायदे क्या हैं। तो एक बात मैंने ये की थी कि एक्सेसिबिलिटी फॉर ईच एंड एवरी पर्सन हु हैज सम अमाउंट ऑफ मनी, और वो कहता है मैं कहीं सेविंग करूं, तो फ्रैक्शनल ओनरशिप उसको मिल सकती है। लिहाजा वो कराची में बैठकर कह सकता है कि आई एम द ओनर ऑफ अ बैंगलो, या ऑफ अ पार्ट ऑफ द बैंगलो इन कनाडा, इन एनी अदर प्लेस। तो ये उस वक्त होगा जब फ्रैक्शनल ओनरशिप डेवलप होगी। ग्लोबल रीच कैसे होगी? टेक्नोलॉजी के थ्रू होगी, जिसके अंदर जाहिर है कि आप कहीं पर भी हो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी जो इसकी ऑपरेशनल डिटेल्स है ना, जैसे कैसा होगा, ऐप कैसे खुलेगी, उसके अंदर फिर कैसे जो है वो इसको साइन इन करना होगा, ये सारी चीजें तो ऑपरेशनल हैं, और ये इसको हम बाद में भी एक कोई सेकंड लेवल पे कभी डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह। इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि
इसके अंदर जो काम हो, चूंकि ब्लॉकचेन बेस्ड हो रहा है, लिहाजा वो डिसेंट्रलाइज होंगे। और चौथा पॉइंट ये है कि कंप्लाइंस मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंजेबिलिटी भी, साथ में कि वो ओनरशिप है कैसी, और वो जो रिटर्न वहां से आ रहा है वो कंप्लाइंट होना चाहिए, ताकि सब लोगों को जो पैसे मिले वो कंप्लाइंट हो। इसमें ये तो बात हमने कुछ बेनिफिट्स की कर ली, कुछ चैलेंजेस भी हैं आज, यानी इतना आसान नहीं है आज की डेट में। रीजन, एक रीजन है रेगुलेटरी इश्यूज। अभी तक रेगुलेटर बहुत सारी चीजों में बहुत स्लो होता है, बहुत सारी चीजें डेवलप होने के बाद रेगुलेटर आगे आता है और कहता है कि जी ठीक है, मैं इसके लिए कोई रेगुलेशन बनाता हूँ। तो इसमें अभी तक रेगुलेटर के डिफरेंसेस हैं, जुरिस्डिक्शनल डिफरेंसेस हैं, कहीं रेगुलेशन कुछ और है, कहीं कुछ और है। शरिया गवर्नेंस, जैसे कि सदाकत भाई ने कहा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मबरूक के पास अपना शरिया बोर्ड है जो एग्जैक्टली उसको सुपरवाइज करता है, ओवरसी करता है, और सारी ड्यू डिलिजेंस के जितने बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरी करता है। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस कुछ यूं हो सकते हैं कि अभी तक तो लोग बहुत आसानी से एप्स को यूज कर पाते हैं, और गांव गांव के अंदर भी लोग जिनको नहीं आता वो यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, बाज दफा किसी को उर्दू ना, इंग्लिश ना आती हो, तो उसके लिए वो उर्दू में अवेलेबल होना चाहिए। इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी इज एन इशू, और आज भी एक जगह इस पर डिस्कशन हो रहा था कि जब हम जितने काम इंटरनेट के स्फेयर में जाते जा रहे हैं, उतना ज्यादा सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट होती जा रही है। तो इसको इंश्योर करना प्लेटफॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहाँ तक रेगुलेटरी लैंडस्केप के कुछ नंबर्स की बात है, तो इस पे ऑलरेडी रेगुलेटर जो है ना, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। अराउंड 40 कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको सोचना शुरू किया है कि जी टोकनाइजेशन और ब्लॉकचेन पे अगर फाइनेंस हमारा आ जाता है और ये फिर मार्केट से ब्रांचेस खत्म होना शुरू होती हैं, तो फिर कैसे हम इसको रेगुलेट करेंगे। और साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं, उसके लिए लॉज डेवलप होना शुरू हुए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा एक टाइम है जो ये लेगा, और जो आगे आएगा वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज को इसमें हासिल कर पाएगा। एग्जाम्पल्स के हवाले से तो अब तक तो मेरा ख्याल है चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होंगी, लेकिन अभी तक मार्केट में जो चीज़ अवेलेबल रही है वो दुबई इस्लामिक इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट सेंटर ने एक रिपोर्ट इशू की थी, और बल्कि ये तो उसमें भी है, क्या कहते हैं, अगली स्लाइड में ये भी है कि अबू धाबी ने जो है वो, अबू धाबी में एक बैंक है अल हिलाल के नाम से, और उसने फर्स्ट ब्लॉकचेन बेस्ड सुकूक ट्रांजेक्शन की थी। इसका मतलब क्या है कि सुकूक रिप्रेजेंट कर रहा है किसी एसेट को, और फिर उसने उसकी टोकनाइजेशन की, और टोकनाइजेशन करके उसको फिर मार्केट में सेल आउट किया। 2019 में हुआ, और $500 मिलियन का ये सुकूक था या उसकी टोकनाइजेशन थी। इसी तरह रियल एस्टेट के लिए भी कुछ ना कुछ काम जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। स्मार्ट लैंड्स के नाम से कुछ वेबसाइट्स हैं, वहां भी जाके देखा जा सकता है। एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर एक शेयर की है कि इसको समझा जाए कि जरूरी नहीं है कि एक आदमी ने अगर एक एसेट लिया है तो 100% एसेट वो टोकनाइज ही करे। अगर वो मिसाल के तौर पे ये कहता है कि मैं 50% इसको अपने पास रिटेन करना चाहता हूँ और 50% जो है टोकनाइज करना चाहता हूँ, या ताकि मैं कुछ अपने साथ अपने पैसे मेरे पास और कैश आ जाए, उस कैश के थ्रू लिक्विडिटी के मेरे अपने कोई कंसर्न है उसको पूरा कर सकूं, इसलिए कि उन पैसों का मालिक है, उसकी मर्जी है, वो जो चाहे करे। या ये है कि मिसाल के तौर पे मैं दूसरा फ्लैट लेना चाहता हूँ या दूसरी रियल एस्टेट लेना चाहता हूँ उसके थ्रू, तो वो भी उसके लिए पॉसिबल होगा। तो हाफ 50% उसकी ओनरशिप में रहेगा, 50% जो है टोकनाइज होगा। टोकनाइज होने के जो प्रोसीजर्स हैं, जो ऑपरेशनल डिटेल्स हैं, वो फॉलो होने के बाद फिर अगला काम ये होगा कि फिर वो अवेलेबल हो जाएगा इन द सेकेंडरी मार्केट, कि वो आपस में खरीदे भी जा सकता है और बेचे भी जा सकता है। और जब ये चीज़ें आसान हो जाएंगी टेक के थ्रू, तो फिर लोगों को नजर आएगा कि भाई मिसाल के तौर पे मैंने एक चीज खरीदी थी, उस पर मैंने इतना पैसा कमाया, तो फिर एक मार्केट डेवलप होगी, और उस मार्केट प्लेस के अंदर उसकी अपनी नॉलेज होना जरूरी होगा, ट्रेंड्स को समझना जरूरी होगा। फिर जाहिर है कि जैसे क्योंकि वो फिजिकल एसेट मौजूद है, तो फिजिकल एसेट जहाँ है उसके ऊपर जो चीजें हैं, मिसाल के तौर पर अगर ये काम क्रॉप्स के साथ हो रहा है, ठीक है, तो सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रॉप्स। अगर मैं गंदुम की सारी फसल को, या गंदुम वाली जो जमीन है जहाँ गंदुम उगाई जाती है, उस सारे को टोकनाइज कर दो, ठीक है, और उसकी बेसिस पर वो काम भी हो रहा है अपनी जगह, और साथ में जो है ना वो रिटर्न भी आएगा। अब वो रिटर्न जो है उसका जरा पीरियोडिकल आता है, यानी एवरी मंथ रिटर्न नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली। क्रॉप्स का रिटर्न जो है ना वो शायद 3 महीने या 4 महीने बाद आता है कम। तो 4 महीने बाद शायद उसके रेट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, फिर वो रिटर्न आएगा, रिटर्न डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग ऑल दी टोकन होल्डर्स। तो ये काम क्रॉप्स में भी हो सकता है, ये काम रियल एस्टेट में भी बहुत तो ऑलरेडी हो रहा है। ये काम जो है वो
इवन कुछ एसेट्स में, इक्विपमेंट में भी हो सकता है, स्पेशली वो इक्विपमेंट जो बहुत जल्दी पेरिश नहीं होते, बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होती, उनके अंदर आसानी से हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास, जिसमें हम टोकनाइजेशन के थ्रू इसमें हम आगे जा सकते हैं। लास्ट स्लाइड मेरी ऑलमोस्ट के फ्यूचर आउटलुक क्या है। तो देखें, फ्यूचर आउटलुक जो है वो इसमें इट इज़ वेरी, इसका जो पोटेंशियल है ना माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा। जब हम इसको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी बात करते हैं तो टिल नाउ वी हैव नो रेगुलेशन रिगार्डिंग दिस। और जैसे फाहद भाई ने बताया कि हमारी कुछ मीटिंग जो है रेगुलेटर और मुख्तलिफ लोगों के साथ चल रही हैं, जिसकी ये बात सोची जा रही है कि कैसे ये होगा। ऑल्दो के इन द कमिंग 2-3 years शायद इतना आसानी से यहाँ कोई रेगुलेशन वगैरह तो आने वाली नहीं है, लेकिन इन द इंटरनेशनल वर्ल्ड ये चीज़ें आ रही हैं। और जब ये इंटरनेशनली चीज़ें आ रही हैं तो फिर ये जाहिर है कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज है वहाँ पर भी आएंगी। दूसरी बात यह है कि टेक्नोलॉजी की वजह से चूंकि अब बैरियर्स बहुत सारे ख़त्म हो गए, लिहाजा आप देखते हैं कि लोग यहाँ से हुए जो है वो मुख्तलिफ किस्म की स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो जब हम ये काम कर सकते हैं तो फिर टोकनाइजेशन, और वो भी शरिया कंप्लायंट टोकनाइजेशन पे लोगों का इंटरेस्ट जो है वो अच्छा और ज्यादा डेवलप होने वाला है। क्योंकि जो एसेट्स हैं वो शरिया कंप्लायंट होंगे, जो एसेट्स हैं वो टेंजिबल होंगे, एसेट्स की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन और उसकी डिटेल्ड क्या कहते हैं रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स वो पूरी भी होंगी, अवेलेबल भी होंगी फॉर ईच इन्वेस्टर टू सी। और ये अपना वो ट्रस्ट कर सके कि भाई मैं जहाँ पैसे डाल रहा हूँ वो पैसे जो है वो वाकई वो जगह वो चीज़ मौजूद है। तो उसकी वजह से बहरहाल इसमें एक इम्पैक्ट क्रिएट होना चाहिए। और प्रोजेक्शंस कुछ यूं हैं कि ऑल दो ये कुछ प्रोजेक्शंस जो है वो कुछ इस्लामिक फाइनेंस से रिलेटेड है और कुछ जो है वो ओवरऑल मार्केट से रिलेटेड है। इसके अंदर ये है कि ये 23.3 बिलियन की मार्केट हो सकती है 2027 तक, अगर हम सिर्फ ब्लॉकचेन की बात करें। ब्लॉकचेन थोड़ा सा और इनको हो जाती है, ठीक है। अच्छा, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, उसका इम्पैक्ट बढ़ता ही जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें बेहतर होंगी। इंटीग्रेशन विद इस्लामिक फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जैसे बात हुई कि 2 बिलियन मुसलमान हैं पूरी दुनिया में, इनके लिए इम्पैक्ट, इनके लिए अवेलेबल ऑप्शंस बहुत कम है। तो बेसिकली ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। तो अगर कोई आएगा तो उसको बहरहाल बहुत सारी उसकी गलतियां भी माफ होंगी और बहुत सारा जो है वो उसको चंक भी मिलेगा। जो सेकंड आएगा उसको उसका कुछ पार्ट मिलेगा। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इसमें कुछ ना कुछ अपनी काम कर सकते हैं, आगे आ सकते हैं टोकनाइजेशन के हवाले से। शरिया बोर्ड्स को बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि उनको टेक्नोलॉजी के हवाले से अवेयर होने की ज़रूरत है, ताकि वो टेक्नोलॉजी की डिटेल्स को समझ कर फिर शरिया को उसके साथ इंटीग्रेट कर सकें। मार्केट प्रोजेक्शंस, ब्लॉकचेन की बात कुछ ऑलरेडी हो गई, टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ रही है। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है वो आगे बढ़ने वाली हैं। शॉर्टली कंक्लूजन ये है कि टोकनाइजेशन किसे कहते हैं, ठीक है, और ये कैसे शरिया कंप्लाइंट है। टोकनाइजेशन जो है वो किसी एसेट के डिजिटल अनडिवाइडेड शेयर्स, इक्वल शेयर्स को शेयर्स बनाकर, टोकन्स बनाकर फिर उसको सेल आउट किया जाए, प्राइमरी मार्केट के थ्रू या सेकेंडरी मार्केट के थ्रू। और ब्लॉकचेन के थ्रू उसका वो डेटा जो है वो ट्रांसपेरेंट रखा जाए और ये एसेट बैक्ड हो हमेशा। लिहाजा अ, हमेशा जो है वो एसेट के ही टोकन्स बनेंगे, किसी और चीज के टोकन नहीं बन सकते। जैसे मैंने डिस्कशन किया कि अकाउंट रिसीवेबल के जो टोकन्स अगर बिलफर्ज बने भी तो वो प्रीमियम पे सेल आउट नहीं हो सकते, ठीक है। तो हमेशा हमें कोई ना कोई एसेट चाहिए होगा, और टेंजिबल एसेट, रियल एसेट चाहिए होगा जिसके हम टोकन्स बना सकें। और पोटेंशियल इस इंडस्ट्री के अंदर है। 2 बिलियन मुसलमान हैं और एक एक कंट्रीज के अंदर बहुत सारे हैं। फिर चूंकि अब फिनोमेना बहुत सारे लोकल नहीं होते बल्कि ग्लोबल फिनोमेना होता है, तो जो भी चीज़ हम देख रहे हैं उसको हम ग्लोबल मार्केट के साथ उसका लिंक देख रहे हैं। और टेंजिबल एसेट चूंकि सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है तो उसने बाकी रहना है। मतलब अगर कोई मार्केट क्रैश भी करती है तो हो सकता है क्रैश कर जाएगी, लेकिन वो एसेट तो वहीं का वहीं रहेगा ना। इसलिए आप देखते हैं जमीन की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती। जमीन की वैल्यू कम हो जाती है कभी कभार, लेकिन ज्यादातर तो अप्रिशिएट होती है। पाकिस्तान के केस में देखें तो जहां पर बूम आता है वहां तो बहुत तेजी से बढ़ रही होती है। तो रियल एसेट भी होगा तो फिर ये इंपॉर्टेंट होगा कि वो बढ़ेगा ही। इस लिहाजा हमें वो तमाम लोग जो शरिया कंप्लाइंस को चाहते हैं उनको इस हवाले से आगे बढ़ना चाहिए।
नाउ आई मूव टू द क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस लिखे हुए आए हैं मैं उनको भी देख लेता हूँ। एक क्वेश्चन एक्चुअली चैट में भी आया है, मैं उसको पढ़ लेती हूँ। इनका ये आया है, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर उमर, आई एम मोहम्मद वामिक, a BBA student and an aspiring entrepreneur. I'm in the process of building my own marketing agency and I'm exploring different ways to raise capital. My question is, can tokenization help entrepreneurs like me in Muslim majority countries raise funds more easily? ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि दो अलग अलग चीजें। एक है टेंजिबल एसेट्स, इसलिए कि आपने कहा कि आप मार्केटिंग एजेंसी डेवलप करने जा रहे हैं ना, तो वो इट इज अ बिजनेस वेंचर, और जिस जो वो आगे इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल होगा। तो मबरूक जो है वो बेसिकली दो किस्म की अलग अलग चीजों के लिए अवेलेबल होगा। एक तो टेंजिबल एसेट्स, इसलिए कि जिसका नॉर्मली रेंटल के थ्रू वो डिविडेंड दे रहा होता है, वरना जो बिजनेस है वो प्रॉफिट्स के थ्रू डिविडेंड दे रहा होता है। तो इनिशियली तो इसको हमने कोई अभी तक लिस्ट नहीं किया, अपने पास रजिस्टर नहीं किया है कोई ऐसा बिजनेस, लेकिन इन द कमिंग फ्यूचर ये अपॉर्चुनिटी जरूर होगी कि अगर वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी की सारी आपका बिजनेस कर रहा है। और तीसरी एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि योर बिजनेस शुड बी शरिया कंप्लाइंट। लिहाजा इन मार्केटिंग एजेंसी, इफ यू आर डूइंग द मार्केटिंग ओनली in the Sharia compliant way and only for the Sharia compliant clients, then you can become a listed business on the Mabruk list, or and then people can come and invest, and if not तो फिर not। तो इन द कमिंग फ्यूचर इंशाल्लाह हम बिजनेसेस को भी इस हवाले से खासतौर पर टारगेट कर रहे हैं कि हम उनके लिए जो है वो ये ऑप्शंस खोलें कि वो अपनी फंड रेजिंग चाहे अपने किसी एसेट के थ्रू, और अगर उनका एसेट नहीं है तो फिर अपनी ओनरशिप के टोकन्स के थ्रू ये कर सके इंशाल्लाह। Thank you so much. Next question है, cryptocurrency is halal or haram? इट्स अ डिटेल्ड टॉपिक, ठीक है। बड़ा सिंपल ये है कि द शरीफ स्कॉलर्स हैव डिफरेंट ओपिनियन ऑन इट, और हमारे जो लोकल स्कॉलर्स हैं इवन पाकिस्तान के, उसमें भी यहाँ डिफरेंस ओपिनियन है। और देयर आर अ लॉट ऑफ स्कॉलर्स जो इसके स्पेशली क्रिप्टोज भी मुख्तलिफ तरह के अब डेवलप हो गए ना। अब तो एक सेंट्रल बैंक बेस्ड क्रिप्टोज भी आना शुरू हुए हैं या होंगे कमिंग डेज में, और उससे पहले जो है वो स्टेबल कॉइन्स हैं जो जिन्होंने अपने आप को टैग किया हुआ है किसी ना किसी एसेट के साथ, किसी ना किसी टेंजिबल एसेट के साथ। तो इट इज स्टिल पॉइंट ऑफ डिबेट, और इस पर डिस्कशंस चल रहे हैं। और आप इसको मुख्तलिफ किस्म की चीजें अवेलेबल हैं, जो आर्टिकल्स हैं, जो फतावा हैं, दोनों को आप देख सकते हैं। Thank you so much. Next question, I think so, brother Fahad के लिए है. Does Mabruk own the property first before offering it to the users on the platform? ये सबसे पहला क्वेश्चन है जी। तो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो उसका सीधा सा जवाब ये है कि पहला प्रोजेक्ट जो हमारा हैमिल्टन टोरंटो कनाडा में होगा, जो गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो ने अप्रूव किया है, वो जो प्रोजेक्ट होगा वो हमारे मबरूक की सिस्टर कंपनी करेगी, क्योंकि वी डोंट वांट टू हैव अ कॉन्फ्लिक्ट, और वी डोंट वांट टू क्रिएट लाइक अ सुपर ऐप जो कि हर काम कर रही है। वी वांट टू बी वेरी रेजर शार्प एंड नैरो एंड बी वेरी रिफाइंड इन व्हाट वी डू। तो जो सिस्टर कंपनी मबरूक की जो है मेट्रो पीएम, वो लीगल एंटिटी फॉर्म हुई है। उसमें सारे आपके कंस्ट्रक्शन डेवलपर ब्रोकरेज के एक्सपर्ट्स बैठेंगे, वो प्रोजेक्ट के मॉनिटर करेंगे, और उनकी जो है उनको उसके पैसे दिए जाएंगे काम के, और वो एसेट भी मेंटेन करेंगे, रेंट पे भी चढ़ाएंगे, क्योंकि उनके पास लाइसेंस है, वो रेगुलेटेड है, और वो रिपोर्ट करेंगे मबरूक को और मबरूक के इन्वेस्टर्स को। सो दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन। ओके, इन्हीं के जो है एक्चुअली देयर आर 4 मोर क्वेश्चंस। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि वुड एनी लोन्स और मॉर्गेज बी इन्वॉल्व टू हेल्प सिक्योर एसेट्स इन मबरूक? मीनिंग अगर क्या आपका ये क्वेश्चन है कि गोइंग फॉरवर्ड मबरूक जो है मॉर्गेज प्रोवाइड करेगा, इस्लामिक मॉर्गेज? यस, मे बी वुड तो एनी इसका लोन? जी इंशाल्लाह हम लोग प्लान करेंगे सुकुक, जब हम लोग स्टेबलाइज हो जाएंगे, लाइसेंस हो जाएंगे, और वी मेक श्योर के प्लेटफॉर्म ऑपरेट्स एंड इट डज व्हाट इट इज इट सेज सो, फिर हम लोग सुकुक की तरफ जाएंगे। और सुकुक में जो हम पहला प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे वो हाउसिंग के लिए होगा, जिसमें आप लोन अप्लाई कर सकते हैं हाउस का, और जो भी एंटिटी है वो आपको शरिया कंप्लाइंट लोन प्रोवाइड करेगी।
Thank you. Next है, in the absence of a secondary market, would Mabruk be able to guarantee an exit? Mabruk will not guarantee in the phase 1 any exit until as the asset is ready, because जो हम पैसे रेस करेंगे वो हार्डकोर पैसे होंगे उस एसेट को या तो बनाने के लिए या उसको रन करने के लिए। मगर हम क्या करेंगे कि एक टाइम लाइन में 12 महीने 6 महीने डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट। सो फॉर एग्जांपल बार्टन प्रोजेक्ट में जैसी बिल्डिंग रेडी हो जाएगी, क्योंकि वो लॉट ऑफ लैंड है अभी, जैसी बिल्डिंग रेडी होगी हम एडवांस में सब इन्वेस्टर्स को बताएंगे कि अब आपके पास टाइम आ रहा है, आपके पास 1-2 महीने हैं, आप आराम से सोचिए और एग्जिट कर जाइए। तो उनको उस तारीख में जो भी वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी होगी उसमें उनको लिक्विडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट राउंड होगा हमारा, वो जब होगा जब हमारा शुरू के 12 महीने का रेंटल या 6 महीने का रेंटल खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि रेंटल जब भी स्टेबलाइज हो सकते हैं, प्रोजेक्ट जब भी सक्सेसफुल हो सकता है, जहां पर जो है हम स्पेकुलेशन को अवॉइड करें, नंबर 1। और फिर जो फेज 3 हमारा अगले साल किक इन होगा लास्ट, वो फिर आपकी मार्केट प्लेस होगी, जिसमें आप एक रीजनेबल लॉकिंग पीरियड के बाद अपने टोकन ट्रेड कर पाएंगे। तो कोई कम्युनिटी अपने टोकन दूसरे कम्युनिटी मेंबर को सेल कर पाएगी, तो वो आप इंस्टेंट लिक्विडेट कर देंगे। तो ये हमारा जर्नी है एग्जिट स्ट्रेटेजी का। Thank you. Next है, would fractional ownership be recognized in the land department or Yes. government? करेक्ट। तो हमारा जितना भी मबरूक के में काम होगा वो सबसे पहले लीगल और कंप्लायंस लाइसेंसेस लिए जाएंगे, रेगुलेटरी बॉडीज से अप्रूवल ली जाएगी। जैसे कि हम मबरूक का तो एक लाइसेंस फाइनेंशियल लाइसेंस होगा, मगर जो हम बार्टन स्ट्रीट पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बिल्डिंग जो बनाएंगे, उसका सारा जो अप्रूवल है वो सिटी लैंड डिपार्टमेंट से लिया जाएगा। और उसके बाद जो जो जिसके भी शेयर होंगे, ओनरशिप होगी, वो अंटारियो के रियल एस्टेट बोर्ड के अंदर रजिस्टर होंगे, जो कि वेरीफाइबल होंगे। Okay. I think so next वाला question भी इसी से related है. How would the compliance and monitoring happen in the case of business tokenization, and how will annual reporting and audit be ensured? इसमें हमारी रिस्क और कंप्लायंस कमेटी होगी, और ये टाइमलाइन में पब्लिक को पहले बताया जाएगा कि किस तारीख को कौन सी रिपोर्ट आएगी, और उसको फिर उस पर फॉलो अप्स होंगे, और उसमें प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी होगी जो पब्लिक को विजिबल होगी। Thank you so much, Brother Fahad. Next question जो है मुफ्ती उमर के लिए है. What's the difference between a coin, a token, and a meme coin? And please respond in English. ओके, अच्छा। तो बेसिकली मीम कॉइन जो है वो, सॉरी, बेसिकली द टर्म मीम कॉइन आई नीड टू चेक, नंबर 1। नंबर 2 ये कि नंबर 2 a coin and a token, when we talk in the very literal meaning, ठीक है, तो then coin can be a digital coin, okay, and token can be a digital token as well. Therefore, normally the term of coin is mostly used for the currencies, digital currencies, and I have not seen this term being used as a undivided share of an asset. However, token in most of the cases is being used in as an undivided share of an asset. Therefore, token is more focused towards the share part, the participatory share in the asset, undivided share, equal share. And coin is more of used when it is not backed with the asset, and it is mostly used for a currency, or it is just a digital being and digital presence with the digital presence. However, the meme coin is, I need to check it. Okay, the next, I think so, raise hand किया हुआ है Mr. Sadakat ने. I'll allow him to speak. I think so, Yeah. Mr. Sadakat had his question. अगर कोई और क्वेश्चन है तो वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। दूसरा एक रेन में आया था, वो क्वेश्चन में पूछना चाह रहा था कि ये एसेट बेस्ड टोकनाइजेशन है, सपोज रियल एस्टेट बिल्डिंग है बड़ी, कनाडा में है या दुबई में है, यहाँ पर बड़ी हाईली फ्लक्चुएशन सिचुएशन रहती है, ऑल ऑफ सडन प्राइस अप एंड डाउन होती रहती है, कभी
एकदम क्रैश हो जाती है, तो ये टोकन की प्राइस क्या मार्केट वैल्यू से अलाइन होती रहेगी पीरियडिकली, या ये स्टॉक मार्केट की तरह डेली बेसिस पे शेयर प्राइस अप एंड डाउन होती है, ऐसे इसको मैनेज करेंगे? इस तरह वैल्यूएशन मैनेज होगी एरिया वाइज और प्रोफेशनल वाइज? फहद भी बता सकते हैं कि इसके पीछे क्या उन्होंने रखा है स्ट्रेटेजी? सॉरी, मुफ्ती उमर साहब, क्या आप रिपीट करेंगे? इनका सदाकत साहब का जो क्वेश्चन था वो ये कि ये जो टोकन है ऑफ अ रियल एस्टेट इन कनाडा, तो कनाडा के अंदर अगर मार्केट फ्लक्चुएशन ज्यादा होती है तो उसका इम्पैक्ट टोकन पे क्या आएगा, और क्या वो बिल्कुल रियल उस वक्त की मार्केट का इम्पैक्ट होगा और डेली चेंज हो रहा होगा, या उसके लिए वैल्यूएशन कितने अरसे बाद हो रही होगी? जी, मैं इसका सिंपल सा जवाब ये है कि इसको आप ऐसे सोचिए कि आप एक पूरा अपार्टमेंट खरीद रहे हैं, उस सूरत में क्या होगा। तो बेसिकली हमने ऐसे बैक चीजें नहीं करी है, ऐसे बेस करी है, तो वो रियल वर्ल्ड से टाई अप होगा। जो मार्केट में आज उस अपार्टमेंट की प्राइस होगी वही टोकन की प्राइस होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि टोकन की प्राइस जो है 100 रुपए हो और अपार्टमेंट की प्राइस 90 रुपए हो, या अदर वे अराउंड। ये हम टाई अप करेंगे। अब सवाल ये होता है कि ये डेटा हम कहाँ से लाएंगे। तो कनाडा में जो है ऑन्टारियो रियल एस्टेट और एक बोर्ड है जो कि रेंटल प्राइसेस और प्रॉपर्टी प्राइसेस जो है वो डिक्लेयर करता है। तो वहां पर जो भी लेटेस्ट प्रॉपर्टी बिकती है या किराए पे जाती है, उसका डेटा अवेलेबल होता है। विल बी यूजिंग दैट डेटा, विल बी पुलिंग इट वाया एन ओरेकल एपीआई इनटू ब्लॉकचेन वर्ल्ड, एंड देन वी आर गोइंग टू अप्लाई इट टू दैट टोकन। दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू हैपन। अब वो रोज भी हो सकता है, वो चेंज मंथ में भी हो सकती है। बेसिकली हम हमेशा रिफ्रेश करेंगे डेटा। थैंक यू। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, व्हाई डू वी लिंक डिजिटलाइजेशन ऑफ ब्लॉकचेन विद इस्लामिक फाइनेंस? इसका एक बेसिक आंसर मैंने सेशन में पहले गुजारिश की कि देखें, व्हेन वी टॉक अबाउट इस्लामिक बैंकिंग, तो इट इज अ वेरी हेवीली रेगुलेटेड एंड क्लोज्ड सेक्टर, जिसमें बहुत सारे लोगों के लिए इतना चार्म नहीं है, स्पेशली इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारों को बहुत सारी चीजें पता भी नहीं। लेकिन वॉट एवर दे हैव इन देयर मोबाइल फोन is what they can have an access to, they have the knowledge of it. तो करना क्या है कि एग्जैक्टली शरिया कंप्लाइंट एसेट्स को एक्सेसिबल बनाना है फॉर द इन्वेस्टर्स, और जो टाइनी इन्वेस्टर्स हैं या फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, ताकि उन तक जो है ना इसका एक्सेस पहुंच सके। तो इस वजह से, और ये सारा का सारा काम डिजिटलाइज हुए बगैर हो नहीं सकता। तो प्रोसेस जो है ना वो डिजिटलाइजेशन है, प्रोसेस के अंदर ब्लॉकचेन इन्वॉल्व है, और जहां तक बेसिक कॉन्सेप्ट की बात है तो बेसिक कॉन्सेप्ट वही है। तो जब टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन अगर ऐड नहीं होगा तो फिर वो वाला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम जो मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द उम्मा है उसके लिए कुछ कर पाए, तो वो फिर अचीव नहीं हो पाएगा। इसलिए डिजिटलाइजेशन जो है ना वो जरूरी है इसको हैपन बनाने के लिए। ओके, थैंक यू ये वाला आंसर के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आई थिंक सो वो ब्रदर फहद के लिए है, डज मबरूक टेक ऑन डेट टू सिक्योर एसेट्स और प्योरली यूज द कैपिटल रेज ऑन द प्लेटफॉर्म एंड बाय द एसेट्स? We will raise the capital and then we will buy the assets, or we will buy the asset, park it, and then tokenize it. But we will not take loan. Now there could be in the Sharia has reviewed and approved the debt product for Sukuk, but that's something in the future. In that we will just raise debt for the Sukuk, and then we'll narrow it down to the housing, to the student loan, to some bridge finance, those sort of use cases. But for strictly real world asset, it will be equity based. थैंक यू सो मच फॉर दिस। आई थिंक से एक लास्ट क्वेश्चन है जो चैट पे आया है,
वो है, how would you apply tokenization in agriculture financing or livestock financing, like agriculture value chain financing? Because my recent project includes tokenization in digital agriculture and real estate economics and finance. So it is very simple. I can take that question unless Dr. Umar want to do it. Mufti Umar. नहीं फाफी आप मैं open. Sure. Yes. Sure. So do you want me to say it in Urdu or English? I'm so sorry. Who's the person who asked? Because I know a couple of folks wanted an answer in English. So I'll just proceed with the English, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. So for the agriculture, including the livestock, we will form an SPV and we'll park that entire supply chain into that SPV. That SPV will own the animals, the farm, the feeding process, and everything. And then that SPV will be tokenized. And there will be a oversight again with the sister company of Mabruk over on the site, who will be watching out as an advisory oversight firm and providing the updates to and ensuring that the funds are managed properly and not mismanaged, and providing the report to the platform. So fast forward, what will happen is that the way we are going to tokenize it, we can take the average value per animal and tokenize that animal. And we can just connect that token with the direct tag of the animal also. Or we can say that, okay, it's an entire business and we tokenize that. And based on the P&L balance sheet, whatever we earn, we divide the income based on the shareholder. Both ways. You're welcome. Thank you so much. I think so बस यही Q&A में थे questions, and thank you everyone for joining this session. कुछ लोगों की request थी कि if we can share this slide, we'll get back to you on that, whether we can share it or not. And if possible है, then we'll send you over the email, whoever requested it, they can contact us on support@almabruk.io. Thank you so much everyone. Assalamu alaikum. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi.